नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शब्द विचार के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। इससे पूर्व हमने जो है शब्द की परिभाषा और मोटे तौर पर शब्दों के 4 भेद होते हैं उसका अध्ययन कर लिया है। तो आज हम उनसे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को लेंगे ताकि हम ये जान सके कि आज तक हमने जो पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन किया है उसमें हम जो है कितना कुछ जो है सही कर पा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा सभी। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से किसका निर्माण होता है। अब आप ही पहचानिए कि वाक्य या पद या शब्द या वर्ण। मैंने आपको बताया था कि वर्णों के सार्थक समूह से ही किसका निर्माण होता है, शब्द का होता है। किसका होता है, शब्द का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, शब्द होगा। तो इसका हम उत्तर तो लिख देंगे स, लेकिन इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। मैंने पूर्व की कक्षाओं में वाक्य का विस्तार से अध्ययन करवाया है, तो उसमें हमने वाक्य के बारे में पढ़ा था कि वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। और जब एक पद जो है, दूसरी बात पद की आ रही है, पद क्या होता है। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, पद जो है जब कोई शब्द जो है व्याकरणिक रूप से अगर वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, जब कोई शब्द जो है वाक्य के अंदर आ जाता है तो वो किसकी श्रेणी में आता है, पद की। और अंतिम में 2 दे रखा है वर्ण। वर्ण क्या होता है इसका देखिए। वर्ण जो है ये क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, सही उत्तर क्या होगा, शब्द होगा। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। क्या पूछा है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। क्या पूछा गया है, तत्सम। अब ध्यान होगा आपको, हमने पूर्व की कक्षा में बात की थी तत्सम, यानी हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ रहे थे। उस समय हमने बताया था कि यहाँ पर तत्सम शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन अब उनका हिंदी में क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द जो होते हैं इसमें आपको पहचाना है कि संस्कृत का शब्द कौन सा है। तो देखिए विद्यार्थियों, दूध शब्द तो हिंदी का है, सूरज भी हिंदी का है, और गर्मी ये भी हिंदी का है। हिंदी के शब्द होते हैं उनको तद्भव कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत से जो है हिंदी में आए और उनका रूप परिवर्तन हो गया तो वो तद्भव कहलाते हैं। लेकिन यहाँ तत्सम शब्दों की बात हो रही है, तो इसमें हमारे को तत्सम पहचानना है। तो ये अग्नि है। क्या इसका सही उत्तर होगा, अग्नि। इसका सही उत्तर होगा द। अग्नि से ही हिंदी में आते आते इस शब्द का रूप परिवर्तन होकर के तद्भव के रूप में इसका क्या हो गया था, आग हो गया है। तो हम बात कर रहे थे कि तत्सम शब्दों की, तत्सम शब्द के अंदर इसमें पहचाना था, तो अग्नि सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 33 क्या लिखा हुआ है, योगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न पूछा है योगरूढ़ शब्द। हमने बात की थी रचना के आधार पर शब्दों के भेद की, तो उस समय 3 भेद पढ़े थे, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। और योगरूढ़ शब्द में हमने पढ़ा था कि वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से तो बनते हैं लेकिन अपना सामान्य अर्थ प्रकट न करके किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो पहला शब्द देखिए विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या का घर। ये शब्द तो बन गया 2 शब्दों के मेल से, लेकिन ये अपना सामान्य अर्थ प्रकट कर रहा है। जैसे विद्यालय यानी विद्यालय का घर, ये कैसा शब्द होगा, यौगिक शब्द होगा। जब 2 शब्दों के मेल से कोई शब्द नया बनता है तो उसे हम जो है यौगिक शब्द कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, योगरूढ़ शब्द। तो यहाँ पर देखिए त्रिनेत्र, 3 है नेत्र, नेत्र यानी आंखें, 3 है आंखें जिसकी, 3 है आंखें किसकी है। तो यहाँ पर तीसरा जिसका मतलब कोई सामान्य अर्थ का बोध न करा के कोई विशिष्ट अर्थ का बोध कराए, तो यहाँ पर जो त्रिनेत्र के रूप में शिव का नाम आता है, तो त्रिनेत्र जो है इसका उत्तर होगा योगरूढ़ शब्द में। अगला शब्द देखिए अमृत। अगला शब्द क्या आया है, अमृत आया है। तो इसका सही उत्तर तो वह होगा, अगला जो है लिखा हुआ अमृत। अमृत शब्द भी संस्कृत का है, संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहते हैं, तो ये तत्सम शब्द हैं। और इसका हिंदी में तद्भव बन गया था अम्ये।
उसी प्रकार से अगला शब्द है दधी। दधी से हिंदी में आते आते इसका रूप परिवर्तित हो गया है, तो तद्भव के रूप में अगर हम इनको पढ़े तो तद्भव के रूप में इसका जो रूप है वो दधी से दही बन गया है। और उसी प्रकार से ये दधी शब्द है ये संस्कृत का है, संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न, निम्न तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। अब हम बात कर रहे हैं संस्कृत के शब्द हैं उनका हिंदी में आते आते जिनका रूप परिवर्तित हो गया है, ऐसे शब्द जो हैं कौन कौन से हैं और उनके तद्भव शब्द हमारे को लिखने हैं। तत्सम शब्दों के जो हैं तद्भव रूप हमारे को लिखने हैं। पहला शब्द है मातृ। पहला शब्द क्या है? मातृ। देखिए ये तत्सम शब्द और हमारे को लिखने हैं इनके तद्भव रूप। तो देखिए विद्यार्थियों तत्सम के तद्भव रूप हम देखेंगे। मातृ, मातृ शब्द से माँ या माता, इसमें हिंदी में आते आते इनके रूप में बदलाव हो गया, तो आते आते मातृ का क्या बन गया? माता। अगला शब्द है अश्रु। अगला शब्द क्या है? अश्रु। अश्रु जो है तत्सम था और इसमें हिंदी में आते आते इनके रूप बदल गए और हमारे को तद्भव देखना है, तो अश्रु से क्या बन गया? आंसू। अगला शब्द देखिए विद्यार्थियों कर्ण। इसका रूप बनेगा कान। क्या बनेगा? कान। उसके बाद में अगला हम शब्द देख रहे हैं विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जन्म। जन्म इसका हो जाएगा जन्म। और उसके बाद में वापस वही शब्द आया है, हमने पहले बात की है दधी। दधी से बन जाएगा दही। और फिर है अगला शब्द हस्त। हस्त से क्या बन जाएगा? हाथ। और इससे आगे आम्र शब्द आया है और आम्र शब्द का अर्थ होगा आम। क्या होगा? आम। इससे आगे अगला शब्द देखिए विद्यार्थियों क्षेत्र। अगला शब्द क्या है? क्षेत्र। मैंने आपको तत्सम शब्दों की पहचान बताई थी, उस समय मैंने आपको यह बताया था कि जो संयुक्त वर्ण जिसमें आएगा वो तत्सम शब्द होगा। इसमें संयुक्त वर्ण आया है, ये तत्सम शब्द है, लेकिन इनका रूप बदल करके तद्भव में क्या हो गया था? खेत। क्षेत्र का क्या हो जाता है? खेत। अगला शब्द है मातुल। अगला शब्द क्या है? मातुल। संस्कृत से हिंदी में आते आते तद्भव के रूप में इनका परिवर्तित हुआ है, तो मातुल से हो जाएगा मामा। क्या होगा? मामा। तो ये हमने अगले प्रश्न, इस प्रश्न को विस्तार से समझा है। चौथा प्रश्न है निम्न तत्सम शब्दों के हमने तद्भव रूप को समझा। अगला पांचवा प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, यौगिक और योगरूढ़ शब्द में अंतर बताइए। अगला प्रश्न है यौगिक और योग। हम रचना के आधार पर शब्दों की बात कर रहे थे, उस समय हमने यह जाना था कि यौगिक शब्द जो होते हैं वो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और योगरूढ़ शब्द भी दो शब्दों के मेल से बनते हैं। लेकिन इसमें सूक्ष्म अंतर यह है कि यौगिक शब्द तो एक सामान्य अर्थ का बोध कराएंगे, दो शब्दों के मेल से तो बनेंगे लेकिन सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं। लेकिन योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से तो बनते हैं लेकिन अपना सामान्य अर्थ प्रकट न करा के किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे मैंने लिख दिया स्नानाघर, मैंने लिख दिया स्नानाघर, स्नान के लिए घर। उसी प्रकार से ये तो हो जाएगा यौगिक में, और योगरूढ़ शब्द में कोई सामान्य अर्थ प्रकट न करा के कोई विशिष्ट अर्थ, जैसे मैंने लिख दिया वीणा पानी। वीणा पानी, ये हम उदाहरण समझ रहे हैं योगरूढ़ का। वीणा पानी का मतलब है, वीणा है, पानी का मतलब होता है हाथ। वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात ये अपना सामान्य अर्थ प्रकट न करा के विशिष्ट अर्थ का बोध कराएगा। वीणा पानी का अर्थ होता है सरस्वती। उसी प्रकार से हम बात करें दशानन, शब्द ले रहे हैं दशानन। दस है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके, अर्थात यहाँ पर नाम आएगा रावण का। 10 है सिर जिसके, तो यहाँ पर जो है सामान्य अर्थ का बोध न करा के विशिष्ट अर्थ का बोध करवा रहा है ये शब्द, इसलिए ये योगरूढ़ शब्द में आएगा। अगला शब्द, अगला हम प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न को देखते हैं विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो देखिए अगला छठा प्रश्न, संकर शब्द किसे कहते हैं?
अगला प्रश्न है संकर शब्द। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों कि संकर का अर्थ होता है मिश्रण। मैंने आपको पहले विस्तार से बता दिया है, लेकिन संकर शब्द का अर्थ होता है मिश्रण। जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनेंगे, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। तो हमने बात की थी, एक दो उदाहरण हम और भी ले सकते हैं। तो संकर शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर संकर शब्द जो हैं किस प्रकार के इसमें जो है शब्द बन सकते हैं। तो पहला जैसे मैंने ले लिया अग्नि बोल्ट, अग्नि बोट। जैसे मैंने लिखा रेलगाड़ी, जैसे मैंने लिखा टिकट घर। ये सारे संकर शब्द के उदाहरण हैं। अग्नि बोर्ड में ये अग्नि शब्द तो संस्कृत का है, बोट शब्द अंग्रेजी का, तो दोनों शब्दों के मेल से संकर शब्द बनता है। जैसे अग्नि संस्कृत का है, अग्नि कौन सी भाषा का है? संस्कृत का। बोट शब्द कौन सी भाषा का आ गया? अंग्रेजी का आ गया। मिलकर के एक साथ अग्नि बोर्ड बन गया। उसी प्रकार से रेलगाड़ी शब्द आ गया, रेल शब्द अंग्रेजी का माना गया है, रेल शब्द अंग्रेजी का है। और अगला जो है शब्द इसमें गाड़ी, हिंदी का शब्द है, गाड़ी शब्द हिंदी का है। तो ये हम एक साथ बोलते हैं रेलगाड़ी। तो इसी प्रकार से दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अगला शब्द है टिकट घर। टिकट शब्द भी अंग्रेजी का है और घर शब्द हिंदी का है। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से ही संकर शब्द की उत्पत्ति होती है। अब देखिए अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद को स्पष्ट कीजिए। उत्पत्ति के आधार पर हमने बात की थी, हमने मोटे तौर पर शब्दों को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। उसमें हमने सर्वप्रथम उत्पत्ति के आधार पर बांटा था, उसके बाद में रचना के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर, और अंतिम में हमने बात की थी प्रयोग के आधार पर। तो ये चारों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। हम पिछली कक्षाओं में इनका विस्तार से तो नहीं कह सकते, लेकिन संक्षिप्त रूप से इनका हम अध्ययन कर चुके हैं और आगे आने वाली कक्षाओं में विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं वो कितने माने गए हैं, ध्यान दीजिए। 7वां प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण, उत्पत्ति यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति का कौन सी भाषा से हुई है, ऐसे शब्दों को हम उत्पत्ति कह सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, शब्दों के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद माने गए हैं। कितने माने गए हैं विद्यार्थियों? 5 भेद माने गए हैं। तो इसमें हम पहला देखते हैं तत्सम शब्द। पहला कौन सा होगा? तत्सम। तत्सम शब्द को मैंने पहले ही बता दिया, फिर भी मैं इसकी परिभाषा एक बार और आपको बता देता हूं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन या बिना किसी बदलाव के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, तमाम शब्द हैं। अब देखिए आगे दूसरा तद्भव शब्द। हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर प्रश्न आया है तो उसको वापस देखते हैं। तद्भव शब्द, तद्भव कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अब कुछ बदलाव के साथ हिंदी में आए हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव। यानी जिनका रूप अब काफी जो है आते आते उनका रूप में कुछ बदलाव हो गया है, परिवर्तन हो गया है, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, अग्नि से आग बना, सूर्य से सूरज बना और चंद्र से चांद बना। उसी प्रकार से तीसरा हम बात करेंगे तत्सम तद्भव देशज। नाम से ही स्पष्ट है विद्यार्थियों, देशज, देशज, देश के अंदर ज का मतलब जन्मा। जो शब्द देश के अंदर जन्मे हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। तो देशज शब्द के बारे में सुनिए सभी विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। वे शब्द जो क्षेत्रीय ग्रामीण जन समुदाय द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। शब्दों की उत्पत्ति जो है देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है अपने अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे उनको किसी शब्द की आवश्यकता हुई और उन्होंने अपने मन से ही शब्द बोल दिया,
तो इस प्रकार से इसमें देश शब्दों में जैसे कहीं हम बस में जा रहे थे, बस अचानक पूरी भरी हुई है, किसी ने बोल दिया बस खचाखच भरी हुई थी यूं। तो इस प्रकार से जो है जो देशी भाषाओं के शब्द हैं अर्थात जो ग्रामीण जन समुदाय द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। अब देखिए, और उसी प्रकार से देशज शब्द के तमाम उदाहरण हैं, जैसे ढोर शब्द हैं, बाप हैं, पगड़ी हैं, लोटा हैं, इस प्रकार के तमाम शब्द हैं। अगला है हमारे चौथा विदेशी शब्द। चौथा कौन सा है? विदेशी शब्द। अब देखिए विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो हमारे देश की भाषा से नहीं बल्कि जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, अर्थात हम कह सकते हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, रूसी, चीनी, इस प्रकार की भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आ गए हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विदेशी। अंग्रेजी भाषा के शब्द भी विदेशी भाषा के अंदर आएंगे, जैसे डॉक्टर हैं, स्कूल हैं, ऑफिस हैं, ये सारे शब्द कौन सी भाषा के हैं? विदेशी हैं, लेकिन अब इनका हिंदी में प्रयोग हो रहा है। अब देखिए विद्यार्थियों, अगला जो है पांचवा संकर शब्द। अभी हम इसका अध्ययन काफी कर चुके हैं। संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, तो उनको हम संकर शब्द कहते हैं, और हमने अभी उदाहरण भी लिए थे। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब वापस ध्यान दीजिए। आपको याद आ रहा होगा, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद की हम बात कर रहे थे। उस समय हमने पढ़ा था कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी में। ये प्रयोग के आधार पर अगर ये अच्छे आपने कर लिए तो आपकी व्याकरण काफी अच्छी हो जाती है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो ध्यान दीजिए, प्रमुख रूप से 2 माने गए हैं, यानी 2 ही है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 2 ही हैं। पहला हम पढ़ते हैं विकारी शब्द। पहला क्या पढ़ते हैं? विकारी शब्द पढ़ते हैं। और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? अविकारी पढ़ते हैं। नाम से ही लग रहा है विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब जिसमें बदलाव हो। कैसे बदलाव हो? लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार। वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदलते हैं, उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। इसमें हम ले सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। 4 प्रकार के विकारी शब्द माने गए हैं। विकारी शब्द कितने हैं? संज्ञा को विकारी माना है, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और अंतिम में क्या होता है? क्रिया। ये चारों ही शब्द कैसे हैं? विकारी शब्द हैं। वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार क्या होते हैं? बदलते हैं, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कह सकते हैं। अगला नाम है अविकारी शब्द। अ का हिंदी में अर्थ होता है नहीं। अ का अर्थ क्या होता है? नहीं। विकारी का मतलब बदलाव नहीं हो। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अविकारी शब्द भी कितने माने गए हैं? 4 माने गए हैं। अविकारी शब्द भी कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। पहला आएगा क्रिया विशेषण। पहला क्रिया विशेषण, जो क्रिया की क्या बताए? विशेषता प्रकट करे, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला देखिए समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, ध्यान रहे विद्यार्थियों, अविकारी को अवयव भी कहते हैं। अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अवयव भी है। तो समुच्चय बोधक, अव्यय या समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। और तीसरा जो है वो है क्या है? संबंध बोधक। संबंध बोधक अविकारी या अव्यय शब्द। और चौथा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो ये जो हैं हमने जाने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
तो ये प्रश्न जो हैं ये शब्द विचार से संबंधित थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे और हमने तो पिछली कक्षा में अध्ययन किया था उसका आज हमने पुनः मूल्यांकन कर लिया। अभ्यास प्रश्न को देखें। तो विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद आपको।